सिंड्रेला। किसी जमाने में एक बहुत अमीर आदमी अपनी सुंदर और दयालु बेटी के साथ रहता था। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उस आदमी ने फिर से शादी की। दूसरी पत्नी को 2 लड़कियां हुई, अगाथा और एलिसा। लेकिन दोनों बहनें बहुत ही बुरे स्वभाव की थीं और अपनी सौतेली बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। तुम सारा घर साफ करोगी, झाड़ू पोछा करोगी, सारा घर साफ दिखना चाहिए। आई बात समझ में? बेचारी नन्ही सी जान, उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। सुबह से लेकर रात तक वो बस काम ही काम करती थी। उसे हमेशा फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने सिंड्रेला रखा। देखो तो फटे पुराने कपड़ों में कैसी लग रही है। एक दिन उस देश के राजा ने राजमहल में एक बहुत शानदार समारोह का आयोजन किया। राज्य की हर लड़की को राजकुमार से मिलने के लिए बुलाया गया। राज्य की सारी लड़कियों के साथ राजकुमार नृत्य करने वाला था और उनमें से ही किसी एक लड़की को चुनकर उससे विवाह करने वाला था। समारोह के दिन, सिंड्रेला, हम समारोह में जा रहे हैं, तैयार होने में हमारी मदद करो। उन्हें समारोह के लिए तैयार होने में सिंड्रेला ने मदद की और जब वे तैयार हो गईं, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ समारोह पर आऊं, मुझे भी ले चलो ना। सिंड्रेला, तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे गंदे और फटे कपड़ों में हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? सब लोग चले गए और बेचारी सिंड्रेला अकेली रोती रह गई। मैं तो समारोह का सपना भी नहीं देख सकती। हाँ, अगर मेरी कोई परी रानी होती तो शायद मेरी इच्छा पूरी होती। तभी अचानक वहां एक सुंदर सी परी हाथ में जादुई छड़ी लेकर आई। तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी परी रानी। मुझे राजा के समारोह में जाना है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपना जादू चलाया और बगीचे का एक कद्दू रथ बन गया। फिर उसने एक सफेद चूहे को गाड़ीवान बना दिया और जादू से सिंड्रेला के लिए सोने चांदी के कपड़े और चांदी की नक्काशी किए हुए कांच के जूते वहां आ गए। जाने से पहले, देखो बेटी, तुम्हें आधी रात होने से पहले वापस आना है। जब घड़ी में 12 बजेंगे तब मेरी जादू खत्म हो जाएगी और फिर तुम पुराने कपड़ों में आ जाओगी। मैं मध्य रात्रि से पहले ही लौट आऊंगी। समारोह में राजकुमार वहां आई लड़कियों से खुश नहीं था। अचानक उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ी। राजकुमार ने सिंड्रेला का हाथ पकड़कर रात भर उसके साथ नृत्य किया। सिंड्रेला भी बहुत खुश थी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। वक्त कैसे गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक घड़ी में 12 बज गए। घड़ी को देखते ही सिंड्रेला को धक्का लगा। वो जल्दी से राजकुमार से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई, लेकिन महल छोड़ते समय उसके पैरों से एक जूता वहीं गिर गया। राजकुमार बहुत दुखी हो गया। दूसरे दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उस राजकुमारी को ढूंढने निकला। वो उस राज्य के हर घर में गया जहां जवान लड़कियां थीं। वो अपने साथ सिंड्रेला का एक जूता लेकर घूम रहा था, लेकिन वो जूता किसी के पैर में नहीं आया। आखिर राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। अरे हाँ, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। ये बहुत छोटा है। वो तुम्हारे नाप का नहीं है। चलो दूसरी लड़की को पहना दो। अरे रुको, थोड़ा और जोर लगाओ। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। अलीसा, थोड़ी और कोशिश करो। घर में और कोई है? नहीं तो, हमारे घर में तो कोई और नहीं है। लेकिन सिंड्रेला पर्दे के पीछे छिपकर वो सारा दृश्य देख रही थी। अगर इजाजत हो तो मैं पहनकर देखूं? सिंड्रेला ने वो कांच का जूता अपने पैरों में चढ़ाया। उसके नाजुक पैरों में वो बहुत ही आसानी से बैठ गया। वो उसी का तो था। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा कांच का जूता निकाला और उसे पहन लिया। तुरंत राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया। मुझे डर था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी का बहुत बड़ा जश्न राजमहल में मनाया गया
और उसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार सुख और आनंद का जीवन बिताने लगे। ब्यूटी और राक्षस। दूर देश में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी, ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। वो व्यापारी अपनी तीनों लड़कियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्यूटी उसकी सबसे लाडली थी। एक दिन वो व्यापारी दूर देश में व्यापार करने लंबी यात्रा पर निकला। आते वक्त उसने अपनी लड़कियों से तोहफे लाने का वादा किया। ब्लिस और ब्लॉसम को अच्छे अच्छे कपड़े और सुंदर गहने चाहिए थे। तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? गुलाब चाहिए पिताजी, सुंदर लाल गुलाब। दूर देश पहुंचकर उस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए। आते समय उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए तोहफे लिए, लेकिन उसे कहीं भी लाल गुलाब नहीं मिले। निराश होकर वो घर निकल पड़ा। अचानक वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसने दूर एक महल देखा और वो उस महल के अंदर गया। हेलो, कोई है यहाँ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि वहां स्वादिष्ट खाना और सोने के लिए नर्म पलंग रखा था। खाना खाकर वो गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह वो महल में घूम रहा था। अचानक उसने सुंदर गुलाब के पेड़ देखे। जब वो एक फूल तोड़ने ही वाला था, तभी वहां एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाबों को छूने की? मैं अब तुम्हें कैद में डाल दूंगा। नहीं 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 साहब जी, कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं मेरी बेटी के लिए ले जा रहा था। कृपया आखिरी बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दें। उस व्यापारी का अपने परिवार से प्यार देखकर राक्षस ने उसे जाने दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा और सजा लेनी होगी। ये अंगूठी ले लो, ये तुम्हें यहाँ वापस लाएगी। व्यापारी खुशी से घर लौटा और उसने अपनी लड़कियों को सारी बात सुनाई। दूसरे दिन उसे उस राक्षस के महल में वापस जाना था। जाना जरूरी है पिताजी। हमें आपकी बहुत याद आएगी। उस रात जब सब सो रहे थे, तब ब्यूटी ने वो जादू की अंगूठी निकाली और उसका उपयोग करके वो राक्षस के महल पहुंची। कौन हो तुम? जिन्होंने आपके बगीचे से गुलाब तोड़े वो मेरे पिताजी थे। उन्होंने वो सब मेरे लिए किया, इसलिए सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं। राक्षस मान गया। उसने ब्यूटी को बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और अपने बागीचे से बहुत सारे फूल दिए। उन्होंने एक साथ खाना खाया और बहुत सारी बातचीत की। असल में उस राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था, लेकिन वो ब्यूटी से कहने के लिए डर रहा था क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। यहाँ ब्यूटी भी राक्षस का दयालुपन देखकर उसे चाहने लगी थी, लेकिन उसे अपनी बहनों और पिताजी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। उसकी शर्त मंजूर करके ब्यूटी घर गई। सारा परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो गया। दिन गुजरते गए। अब तो 10वां दिन भी गुजर गया। ब्यूटी ने सोचा कि वो एक दिन और रुकेगी। उस रात को उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो राक्षस मर रहा है। घबराकर अगले ही सुबह वो वापस महल चली गई। सुनो, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बागीचे में गई। उसने देखा कि राक्षस वहां पड़ा हुआ था। ओह राक्षस, तुम्हें जीना होगा। तुम कितने अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बदसूरत हो, लेकिन मुझे उसमें भी अच्छाई नजर आती है। जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा, उस राक्षस का रूपांतर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में हो गया। मैं राजकुमार माइकल हूँ। ये एक बूढ़ी परी का श्राप था, क्योंकि मैं हमेशा बदसूरत जानवरों पर अन्याय करता था। वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मेरे बदसूरत होने के बावजूद मुझसे प्यार करे। और ब्यूटी, तुमने इस राक्षस से प्यार किया। माइकल और ब्यूटी ने विवाह कर लिया। ब्यूटी के पिता और बहनें भी उनके साथ रहने आ गए और वो सभी सुख चैन से रहने लगे। रपुंज़ेल। एक गांव में जॉन और नेल नाम के पति पत्नी रहते थे।
उन्हें कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन दोनों को बच्चे की बहुत कामना थी। उनके करीब ही एक बहुत सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में एक दुष्ट डायन हेल्गा रहती थी। एक दिन नेल को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसी दिन उसने उस बागीचे में रापुंज़ेल के पत्ते उगते हुए देखे। वो इतने ताजा और हरे दिख रहे थे कि जॉन, मुझे उनमें से कुछ हरे पत्ते चाहिए। जॉन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसे दुखी देखना नहीं चाहता था। धोखे को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी पत्नी के लिए कुछ पत्ते लाने गया, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते तोड़े, उसने देखा कि वो डायन उसके सामने खड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रापुंज़ेल चुराने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जॉन ने उसे समझाया कि उसकी पत्नी को रापुंज़ेल के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। उसने ये भी बताया कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। कृपया कृपया मुझ पर दया करो। हाँ ठीक है, तुम्हें जितने पत्ते चाहिए ले जाओ, लेकिन याद रखना, जब तुम्हें बच्चा होगा उसे मैं ले जाऊंगी। वो बच्चा मेरा होगा। जॉन इतना घबराया हुआ था कि उसने मंजूर कर लिया और फिर नेल रोज रापुंज़ेल के पत्ते खाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। दूसरे ही दिन हेल्गा वहां आई और उसने उस लड़की पर अपना दावा किया। ये लड़की मेरी है। अपना वचन निभाने के लिए जॉन ने दुखी मन से उस डायन को बच्ची को ले जाने दिया। उस बूढ़ी डायन ने उसका नाम रापुंज़ेल रखा। रापुंज़ेल बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। जब वो 12 साल की थी, हेल्गा ने उसे घने जंगल में एक बड़े मीनार पर कैद कर दिया। उस मीनार को ना कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियां थी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की जरूर थी। जब भी हेल्गा को वहां जाना होता, वो रापुंज़ेल को आवाज देती, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। रापुंज़ेल के बाल बहुत ही सुंदर, घने और लंबे थे, जैसे कि सोने के बने हो। जब भी रापुंज़ेल हेल्गा की आवाज सुनती, अपने बालों को नीचे छोड़ती और फिर हेल्गा उन बालों को पकड़कर उस मीनार पर पहुंच जाती। लेकिन वो रापुंज़ेल के पास बहुत ही कम समय रहती थी, सिर्फ उसे खाना और पानी देने के लिए। उस मीनार पर रहते हुए रापुंज़ेल को काफी समय बीत गया। एक दिन एक बहुत ही उम्दा राजकुमार दौड़ते हुए उस जंगल में आया। अचानक उसने एक सुरीली आवाज में गाना सुना। वो आवाज मीनार से आ रही थी। जब वो उसके करीब गया, तब अचानक गाने की आवाज रुक गई और एक बहुत ही बेसुरी आवाज सुनाई दी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। वो सुंदर घने लंबे बाल देखकर राजकुमार दंग रह गया। उसने देखा कि एक बदसूरत डायन उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ रही है। उस सुरीली आवाज वाली लड़की को राजकुमार देखना चाहता था। डायन के नीचे उतरने का इंतजार करते हुए राजकुमार वहीं रुक गया। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। और अचानक बाल नीचे आ गए। राजकुमार उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पहले तो एक आदमी को देखकर रापुंज़ेल बहुत ही घबरा गई, लेकिन फिर राजकुमार ने उसके साथ दोस्ती की बातें करनी शुरू की। मेरे लिए गाना गाओ ना। रापुंज़ेल इतनी खुश हो गई कि उसने अपनी सुरीली आवाज में पहले से भी ज्यादा अच्छे गाने गाए। उस दिन से राजकुमार रोज रापुंज़ेल को मिलने के लिए आने लगा। राजकुमार को रापुंज़ेल से प्यार हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। हाँ, मैं जरूर करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नीचे कैसे ले जाऊंगा? यहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं मुझे नहीं पता। तुम रोज अपने साथ रेशम के धागे लेकर आना। उन धागों से मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी और जब वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं नीचे आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे घोड़े पर बिठाकर ले जाना। उन्होंने यह आपस में तय कर लिया कि राजकुमार रोज शाम वहां आएगा, क्योंकि दिन में तो बूढ़ी डायन आती थी। एक दिन हेल्गा हमेशा से बहुत जल्दी वहां पहुंची। उसने देखा कि रापुंज़ेल उस राजकुमार को विदा कर रही थी। उसने राजकुमार को मीनार से बालों का सहारा लेकर नीचे उतरते देखा। किसी ने मुझे धोखा दिया है। तुरंत उसने एक योजना बनाई। दूसरे दिन उसने रापुंज़ेल के सुंदर बाल पकड़कर उन्हें काट दिया। अगले दिन शाम जब राजकुमार वहां आया, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। बाल तो नीचे आए, लेकिन जब बालों को पकड़कर राजकुमार ऊपर गया तो उसने देखा कि रापुंज़ेल के बदले वहां एक डायन खड़ी थी।
अच्छा, तो तुम हो। अब तुम अपनी जिंदगी में रेपुंजेल को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर हेल्गा जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो राजकुमार बहुत ही शूरवीर था। उसने अपनी तलवार निकाली और उससे पहले कि हेल्गा को समझ आए, उसने उसे मार डाला। फिर राजकुमार और रपुंजेल उन्हीं बालों के सहारे मीनार से नीचे उतरे और जल्द ही बड़ी धूमधाम से राजकुमार ने रपुंजेल से शादी कर ली। उन्होंने रपुंजेल के माता पिता को भी महल में रहने के लिए बुलाया और फिर वे सारे बहुत खुशी और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। स्लीपिंग ब्यूटी। सदियों पहले एक बड़े प्रदेश पर एक महान राजा राज करता था। महारानी ने जब बेटी को जन्म दिया, तब सारा शाही परिवार खुशी से झूम उठा। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची का नाम रोजामोंड रखा। सारे राज्य में हम हमारी बेटी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम राज्य के सारे नागरिक और परियों को भी आमंत्रित करेंगे। उस राज्य में 13 परियां थी, लेकिन राजा ने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वो भूल गए। समारोह के दिन सारी परियां वहां आई और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से आशीर्वाद दिए। राजकुमारी सबसे सुंदर बनेगी। वो बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की होगी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जब 12वीं परी अपना आशीर्वाद देने ही वाली थी, तभी वहां 13वीं परी आ गई। तुमने मेरा अपमान किया है और इसकी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सुंदर बेटी के लिए ये रहा मेरा तोहफा। जब राजकुमारी 16 साल की हो जाएगी, तब उसकी उंगली में चरखा लग जाएगा और वो मर जाएगी। सारे लोग दुख में डूब गए। ओह मेरी प्यारी बच्ची। उस दुष्ट परी की सारी भविष्यवाणी तो मैं नहीं बदल सकती। राजकुमारी की उंगली को चरखा तो चुभेगा ही, लेकिन वो मरेगी नहीं। वो तब तक गहरी नींद में सो जाएगी जब तक कोई सच्चा प्रेमी राजकुमार उसे ढूंढ न ले। राजा और रानी ने उस परी को उसके दयालुपन के लिए धन्यवाद दिए। सैनिकों, आज से हमारे राज्य में कहीं भी सुई या चरखा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद उस राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट कर दी गईं। कई साल बीत गए। रोजामोंड बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई, जैसे कि उन परियों ने आशीर्वाद दिया था। रोजामोंड बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थी। अपने 16वें जन्मदिन पर किले में घूमते हुए रोजामोंड एक छोटे से कमरे में आई, जो एक मीनार में सबसे ऊंचाई पर था। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठकर चरखा चला रही थी। तुम क्या कर रही हो? मैं सूत खताई कर रही हूँ। तुम्हें ये करके देखना है? मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं देखी। चलो मैं इसे करके देखती हूँ। जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, एक नोकदार सुई उसकी उंगली में घुस गई और राजकुमारी गहरी नींद सो गई। वो बूढ़ी औरत असल में दुष्ट परी मोड्रा थी। अब उस किले के चारों तरफ जंगल बढ़ने लगा, लताएं चढ़ने लगी। 100 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन पड़ोसी देश का राजकुमार इवान वहां आया। वो किले के अंदर जाना चाहता था। उन लताओं को काटने के लिए उसने अपनी तलवार उठाई, पर लता को छूते ही वो अपने आप दूर हो गई और उसके लिए रास्ता खुल गया। राजकुमार किले के अंदर गया। उसने देखा सारे लोग गहरी नींद सो रहे हैं। आखिर उस मीनार की सबसे ऊंचाई पर उस छोटे से कमरे में वो गया। उसने वहां सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। वाह, कितनी सुंदर है ये। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। राजकुमार ने नीचे झुककर राजकुमारी के गालों का चुंबन लिया। उसी वक्त श्राप खत्म हो गया और रोजामोंड ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं हूँ राजकुमार इवान। मैं यहाँ पड़ोसी राज्य से आया हूँ। अपनी बेटी को देखकर राजा और रानी को बहुत आनंद हुआ। मेरी रोजामोंड पर किया दुष्ट श्राप तुमने तोड़ दिया है। राजा ने राजकुमार को सारी कथा शुरू से बताई। और फिर उस श्राप को सिर्फ एक सच्चा प्रेमी राजकुमार ही तोड़ सकता था। बेटी रोजामोंड, तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। जल्द ही रोजामोंड और इवान की शादी हो गई। उनके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए सारी परियां हाजिर थी। सारे राज्य में उसकी शादी का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया।
थम्बलीना। एक गांव में एक बहुत दयालु औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बच्चा होने की आस लगाए बैठी थी। आखिर वो एक परी के पास गई जिसने उसे एक बीज दिया। उस औरत ने उस बीज को अपने बगीचे में बोया। कुछ दिनों बाद उसमें से एक जादुई फूल उभर आया। जब फूल खिला तो उसमें एक बहुत प्यारी और छोटी सी सुनहरी बालों वाली लड़की थी। वो तो उस औरत के अंगूठे जितनी थी। उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। एक दिन थम्बलीना टेबल पर खेल रही थी। तभी एक बदसूरत मेंढक वहां आया। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। मेरी बेटी की शादी तो मैं इसी से करूंगा। उसने थम्बलीना का झूला उठाया और कूदते हुए नजदीकी तालाब में गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर वधू खोज कर लाया हूँ। दोनों मेंढक थम्बलीना को वहीं छोड़कर विवाह की तैयारी करने के लिए खुशी से कूदते हुए वहां से चले गए। थम्बलीना बहुत घबराई हुई थी। अब एक उड़ती हुई तितली ने थम्बलीना को देखा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने थम्बलीना को उठाया और फिर उड़ते हुए उसे दूर फूलों के राज्य में लेकर गई। वो तितली जब थम्बलीना के लिए कुछ फूल चुनने गई, तभी एक काले पंखों वाले झिंगुर ने थम्बलीना को देख लिया। अरे, कितना अनोखा प्राणी है। चलो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। उसने तेजी से नीचे आकर थम्बलीना को उठाया और उसे जंगल ले गया। उसके सारे दोस्त वहां इकट्ठे हो गए और थम्बलीना को देखने लगे। अरे, इस बदसूरत प्राणी को तो देखो। इसे तो सिर्फ 2 ही पैर है। उसके बाद उस झिंगुर ने थम्बलीना को छोड़ दिया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले ही घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक बिल के नजदीक आ गई। कौन है? एक बूढ़ी चूहिया उस बिल से बाहर निकली। अरे बेटी, जल्दी से अंदर आ जाओ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उस चूहिया ने थम्बलीना के साथ प्यार भरी बातें की और उसे रहने के लिए घर में जगह भी दी। देखो, तुम्हें सारा घर साफ रखना होगा। चाय के समय मुझे और मेरे पड़ोसी मिस्टर मोल को कहानी सुनानी होगी। उसी वक्त मिस्टर मोल वहां आ गए। पहली नजर में ही उन्हें थम्बलीना बहुत पसंद आई। एक दिन सुबह, चलो जरा एक नए बिल की सैर करके आते हैं। मिस्टर मोल चूहिया और थम्बलीना को नए बिल की तरफ ले गए। रास्ते में एक चिड़िया सर्दी से सिमट कर पड़ी हुई थी। ओह, बेचारा पक्षी। जाने दो उसे, वो तो ऐसे ही मरने वाली है। लेकिन थम्बलीना उस चिड़िया के पास गई और उस पर हरे रंग का कंबल डाल दिया। जब तक तुम ठीक होकर उड़ने के काबिल नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हर दिन थम्बलीना थोड़ा सा खाना और पानी उस चिड़िया को जाकर खिलाती थी। उस दौरान मिस्टर मोल ने थम्बलीना के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। ओह थम्बलीना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थम्बलीना ने तो शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया जबरदस्ती शादी के लिए उसके पीछे ही पड़ गई। ठीक है, लेकिन मैं मेरे पक्षी को आखिरी बार मिलकर आती हूँ। वो दौड़कर अपने दोस्त को देखने गई, लेकिन अब वो चिड़िया जमीन पर नहीं थी, अब वो उड़ने लगी थी। थम्बलीना, थम्बलीना, चलो जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। खुशी से थम्बलीना उसकी पीठ पर बैठ गई। फिर दोनों उड़ते हुए फूलों के देश गए। यहाँ वहाँ देखते हुए थम्बलीना की नजर एक बहुत ही सुंदर नौजवान पर पड़ी। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, तब वो एक दूसरे के प्यार में खो गए। मैं डेजिस का राजा हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा के लोग थम्बलीना के पास उड़कर गए और उन्होंने थम्बलीना को एक पंखों की जोड़ी भेंट दी। वो पंख उसके कंधों पर सही बैठ गए और फिर थम्बलीना की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई।